हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम जॉइंस का एक और मेथड कवर करेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे राइट आउटर जॉइन का। ठीक है, तो राइट आउटर जॉइन क्या होता है, उसको किस कंडीशन में यूज़ करना होता है और वो किस बेसिस पे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करता है, ये पूरा प्रोसेस हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ में। तो एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको एक क्वेरी बताऊंगा कुछ जिसके थ्रू हमने टेबल क्रिएट किया है और उस टेबल के ऊपर हम राइट आउटर जॉइन कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और बाद में फिर हम देखेंगे कि कैसे हम उसको एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सेशन बी पे चलते हैं। सेशन बी पे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने कुछ क्वेरीज ऑलरेडी रन की हुई है पहली ये टेबल के लिए। अगर आपको ध्यान हो तो प्रीवियस सेशंस में जब हमने जॉइंस का स्टार्ट किया था तब से हम क्रिकेट से रिलेटेड एक एग्जांपल कवर कर रहे हैं जिससे इजीली आपको कन्वे हो रहा है कि कैसे हम जॉइंस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आउटर जॉइन के लिए भी वही सेम एग्जांपल हम यूज़ करने वाले हैं। तो राइट आउटर जॉइन करता क्या है, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ये राइट टेबल जो होती है उसका सारा रिकॉर्ड को पिक करके लाता है और जो लेफ्ट में अगर उसके इक्विवेलेंट कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वहाँ पे ये नल सेट कर देता है। तो इस तरह से आप समझो, जैसे आपने लेफ्ट जॉइन भी देखा था प्रीवियस सेशन में, उसमें क्या हो रहा था, वो लेफ्ट साइड का जो भी टेबल था उसके सारी एंट्रीज को रखता था, प्लस राइट में अगर उसका मैच रिकॉर्ड मिला तो मैच रखता था, अदरवाइज उस जगह पे नल सेट करता था। ठीक है, वो था लेफ्ट का। लेफ्ट का बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे जस्ट जो कुछ चीज़ें हैं वो चेंज हो गई है टर्म्स ऑफ राइट में। अब वो राइट के ऊपर अप्लाई होगा। तो राइट टेबल में जो भी डेटा होगा वो सारा कंसिडर होगा, प्लस लेफ्ट में उसकी मैचिंग वैल्यू को इंक्लूड करेंगे और मैचिंग वैल्यू नहीं है तो उस जगह पे नल वैल्यूज को पिक कर लेंगे। ये डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल फिर से हम डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक टेबल बनाया प्लेयर्स नेम से जिसमें हम प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम को रख रहे हैं। ठीक है, ये कॉलम्स है प्लेयर आईडी प्लेयर नेम। सेकेंड टेबल हमने बनाया ओडीआई रिकॉर्ड नेम से। इसमें क्या होगा, जो भी प्लेयर है उसके कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे स्टोर करेंगे, जैसे प्लेयर आईडी, बेस्ट ओडीआई स्कोर, ओडीआई सेंचुरीज। तो ये तीन कॉलम है। अब जॉइंस का हमें एक कंडीशन तो पता है कि जॉइन अप्लाई करने के लिए दोनों टेबल्स में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, उसी पे बेसिस पे हम जॉइन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसके लिए हम राइट आउटर जॉइन कब यूज़ करेंगे ये देखते हैं। तो टेबल दोनों एग्जिस्ट करती है, मैं इसका आपको डेटा दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं एक क्वेरी रन करूँगा अभी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश प्लेयर्स। तो ये हमारी जो पहली टेबल है, प्लेयर्स टेबल है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करेगा, उससे सारा डेटा पिक करके लाएगा और प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 18, 45, 7, 110, 877 ये आईडीज कुछ स्टोर्ड है। उसी सेम क्वेरी से टेबल का नेम चेंज करके हम दूसरी फाइल का डेटा निकालेंगे जो है ओडीआई रिकॉर्ड, और एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे दो आईडीज ऐसी है जिसका डेटा हमारे पास लेफ्ट टेबल में या प्लेयर टेबल में नहीं था, 80 और 90 के लिए। ठीक है, उसमें भी कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो हमारे इस टेबल में नहीं है, बट मेन हमारा फोकस रहना चाहिए इस इन दो डेटा पे जो हमारे राइट टेबल में है, मतलब प्लेयर ओडीआई रिकॉर्ड वाली टेबल में है, पर हमारी प्लेयर्स टेबल के अंदर उसका एंट्री नहीं है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप एक लाइव क्रिकेट मैच के दौरान आपको एक ये डेटा शो करना है स्क्रीन पे कि कौन से प्लेयर्स का क्या क्या रिकॉर्ड है, प्लस हमारा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि क्या क्या बेस्ट रिकॉर्ड बने हुए हैं, किसी भी ओडीआई स्कोर को ले सकते हैं या सेंचुरीज को ले सकते हैं। प्लेयर का नेम में भी वहाँ पे इंक्लूडेड नहीं हो, उससे हमारी इस कंडीशन में हमारी वो नीड नहीं है कि प्लेयर का नेम होना चाहिए। हमारा मेन नीड ये है कि प्लेयर आईडी, बेस्ट ओडीआई स्कोर और सेंचुरीज स्क्रीन पे शो होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके लिए प्लेयर नेम वहाँ पे सेट नहीं है, प्लेयर टेबल में नहीं है, कोई रीज़न हो सकता है कि किसी दो प्लेयर का नेम वहाँ पे अभी के लिए ऐड नहीं हुआ, बट मे बी वो बाद में हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या उनके रिकॉर्ड्स तो शो करेंगे कि हाँ एक प्लेयर आईडी 80 और प्लेयर आईडी 90 है जिसका रिकॉर्ड बेस्ट ओडीआई 500 200 है और ओडीआई सेंचुरीज 500 100 है ना। तो ये जस्ट एक एग्जांपल हमने लिया है जिससे आपको इजीली समझ में आए। अब इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, जॉइंट्स का हमारे को पता है कि दोनों टेबल को कंबाइन करके जो डेटा लाएगा वो जॉइंट्स होता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे राइट आउटर जॉइन। तो उसके लिए क्वेरी में कॉपी कर लेता हूँ।
यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो आपको बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सेलेक्ट P1 डॉट प्लेयर आई डी कॉमा P1 डॉट प्लेयर नेम कॉमा O1 डॉट बेस्ट ODI स्कोर कॉमा O1 डॉट ODI सेंचुरीज फ्रॉम प्लेयर्स। तो ये हमारी पहली टेबल है, प्लेयर्स एज P1। तो जो भी फील्ड्स के आगे मैंने P1 डॉट लगाया वो उसका मीनिंग ये है कि वो हमने प्लेयर्स टेबल से पिक किया है। उसके बाद में कीवर्ड लगाया हमने राइट आउटर ज्वाइन, जिसका मीनिंग क्या होगा कि इस पर राइट आउटर ज्वाइन अप्लाई करेगा। और राइट फाइल कौन सी है, ODI रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस फाइल में जो भी एंट्रीज होंगी वो मैंडेटरी एंट्री है, वो सब इंक्लूड करना ही करना होगा। लेफ्ट में अगर उससे रिलेटेड रिकॉर्ड मिलता है तो वो शो करेंगे, अदरवाइज उसको ब्लैंक या नल शो करेंगे, नल शो करेंगे। ठीक है, और इस फाइल को हम रेफर कर रहे हैं O1 से। ऑन, अब किस फील्ड पे हम दोनों के बेसिस, किस फील्ड के बेसिस पे ज्वाइन अप्लाई कर रहे हैं, वो है प्लेयर आईडी। और दोनों फाइल में प्लेयर आईडी है तो हमने यहाँ पर रखा P1 डॉट प्लेयर आईडी इक्वल O1 डॉट प्लेयर आईडी। अब यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो देखो यहाँ पे इन दोनों के लिए रिकॉर्ड में नेम नहीं था तो हमने इसको नल सेट कर दिया, मतलब क्वेरी नहीं सेट करा उसको, है ना। और बाकी जिनके नेम अवेलेबल थे वो शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे शिफ्ट F8 करेंगे तो उनका रिकॉर्ड सबका शो हो रहा है। तो बेस्ट ODI स्कोर सबका शो हो रहा है, सेंचुरीज सबके लिए शो हो रही है। नेम अगर नहीं था तो उसने क्या किया, उसको नल सेट कर दिया। तो लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता था कि लेफ्ट टेबल को प्रायोरिटी रखते थे, उसमें जो डेटा है वो सब शो करना होता था। राइट में अगर उसके लिए डेटा नहीं है तो नल सेट करते थे। बट राइट आउटर जॉइन में बिल्कुल उसका अपोजिट है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड के टेबल में जो भी डेटा है वो हमारी प्रायोरिटी है, हमने वो सब प्रिंट किया है। और अगर उसके इक्विवेलेंट लेफ्ट में डेटा नहीं है तो वहाँ पे नल सेट किया था। ये था पूरा प्रोसेस अपना राइट आउटर जॉइन का। ठीक है, तो आई होप इस एग्जांपल से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कैसे हम लेफ्ट और राइट आउटर जॉइन का यूज़ करते हैं। और इनर जॉइन भी हमने देखा था, वो क्या करता था, दोनों फाइल में जो भी मैच रिकॉर्ड होते थे उनको पिक करके लाता था। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, SQL RPG प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, कि इसमें कैसे अगर कभी यूज़ करना हो तो कैसे यूज़ होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक कांस्टेंट बनाना होगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, SQL state अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 के साथ में। इस कांस्टेंट का हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई एग्जीक्यूट करेंगे किसी SQL स्टेटमेंट को तो वो उसका एक स्टेटस रिटर्न करेगा। अगर वो स्टेटस 5 टाइम्स 0 के इक्वल आएगा तो उससे हमारे को पता चलेगा कि वो क्वेरी जो थी वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई। बट अगर वो 5 टाइम्स 0 के इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब है कि वो क्वेरी हमारी फेल हुई है और उसमें कुछ इशू है। तो हम उस अकॉर्डिंग एरर मैसेज शो कर देंगे। बाद में हमने क्या किया, डेटा स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया। डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ हम क्यों करेंगे, जब भी हमारे को किसी भी फाइल से बहुत सारे फील्ड्स का यूज़ करना होता है तो एक एक वेरिएबल को अलग अलग डिक्लेयर करके अलग अलग होस्ट वेरिएबल बनाने से बेटर है आप एक डीएस बना लो, उस डीएस में उन सभी फील्ड्स को एज ए सब फील्ड डिफाइन कर दो और फिर उस डेटा स्ट्रक्चर को एज ए होस्ट वेरिएबल पास कर दो। तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा डब्ल्यू अंडरस्कोर प्लेयर आई डी, डब्ल्यू अंडरस्कोर नेम, बेस्ट स्कोर और सेंचुरीज। आफ्टरवर्ड हम क्या कर रहे हैं, हमने सेट किया ऑप्शन कमिट को स्टार्ट नन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हमने हमारा कर्सर डिक्लेरेशन स्टार्ट कर दिया। तो कर्सर डिक्लेयर करने का प्रोसेस वही है, आपको लिखना है exec SQL डिक्लेयर गेट ODI रिकॉर्ड्स। अब आप इसको स्क्रॉलेबल बनाना चाहते हो तो स्क्रॉल लिख सकते हो, अदरवाइज आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने अभी के लिए स्क्रॉल बनाया है। स्क्रॉल कर्सर वो होता है जिसमें हम दोनों साइड मतलब बोथ डायरेक्शन में डेटा फेच कर सकते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम भी और बॉटम टू टॉप भी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब इसको हमेशा वेरीफाई कर लिया करो, जब भी आप कर्सर बना रहे हो तो इसको कॉपी करना है यहाँ से सिंपली यहाँ पे पेस्ट करके और एंटर हिट करके देखना है। तो ये देखो सारा रिकॉर्ड आ रहा है, जो हमारा रिक्वायरमेंट थी वो सारा डेटा यहाँ पे ये लेके आता है। इसका मतलब ये प्रॉपर क्वेरी चलेगा, क्योंकि इसी की बेसिस पे हम डू व्हाइल चला रहे हैं। जैसे ये कर्सर ओपन होगा, गेट ODI कर्सर डिक्लेयर होने के बाद इसको ओपन कर रहे हैं, जैसे ये ओपन होगा फिर हम इसी के SQL स्टेट के बेसिस पे डू व्हाइल चलाएंगे कि जब तक SQL स्टेट इक्वल है SQL स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के, तब तक आप ये फेच नेक्स्ट करते रहो। है ना, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फेच नेक्स्ट लिखा है। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि फेच फर्स्ट पहले करके फिर वैल्यू प्रिंट करके फिर फेच नेक्स्ट कर सकते हो, बट मैंने SQL स्टेट के बेसिस पे चला दिया। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली फेच नेक्स्ट कर रहा हूँ फ्रॉम गेट ODI रिकॉर्ड्स इनटू ODI DS। तो DS का बेनिफिट समझ में आया,
यहाँ पे हम सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स डिक्लेयर ना करके डायरेक्टली एक डेटा स्ट्रक्चर को ही डिक्लेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी है जो हमने लेफ्ट जॉइन में भी देखी थी कि जिस कंडीशन में उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे वो नल रिटर्न करेगा। अब नल रिटर्न करता है तो उस केस में क्या है, हम उसको स्टोर करने का ट्राई कर रहे हैं डीएस में, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू तो नल है और हम उसको असाइन कर रहे हैं किसी डेसिमल में, तो वो एरर देगा। तो इसके लिए या तो आप एक काम कर सकते हो कि कंडीशनल वाइज थोड़ा सा कस्टमाइज करके इस कोड को इंडिकेटर्स में वैल्यू को रिसीव कर सकते हो या कोई स्पेसिफिक मैसेज शो कर सकते हो। बट अभी के लिए मैंने क्या किया, जब भी वो उस तरह का इशू रेज करेगा जहाँ पे हम इंडिकेटर को किसी गलत वेरिएबल में स्टोर करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न करता है 22002 22002। तो हम अगर इक्वल आता है इसके स्टेट 22002, तो एक मैसेज प्रिंट करेंगे नल वैल्यू एनकाउंटर्ड, और साथ में एसक्यूएल स्टेट को सेट कर देंगे एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड पे। वो इसलिए क्योंकि जिससे फिर वो आगे के रिकॉर्ड्स को भी चेक कर ले। अदरवाइज क्या होगा, उसको अगर नॉट वैलिड मिलेगा तो वो सिंपली लीव कर देगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। एल्स में हम क्या करेंगे, सारे रिकॉर्ड को प्रिंट कर देंगे। मतलब अगर वैलिड है तो उस केस में डब्ल्यू अंडरस्कोर नेम भी प्रिंट कर रहे हैं, प्लेयर आईडी भी प्रिंट कर रहे हैं, स्कोर भी और सेंचुरीज भी। फिर हम एंड इफ करके एंडू कर रहे हैं। ठीक है, एंडू करने के बाद में हमने क्या किया, एग्जैक एसक्यूएल चलाकर क्लोज कर दिया गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स को और INLR को ऑन कर दिया। ठीक है, तो कर्सर में क्वेरी में बस एक मैंने डिफरेंस क्या था, मैं आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लेयर आईडी को सिर्फ एक बार ही पिक कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे शायद हमने 2 बार यूज़ किया उसको। ओके, यहाँ पे भी हमने इसको रिमूव कर दिया। हाँ, तो प्लेयर आईडी के दोनों टेबल में है, तो दोनों में सेम ही डेटा है, तो इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ एक ही टेबल का डेटा को प्रिंट कर दिया, बाकियों को नहीं किया। तो अभी इसको कंपाइल करके एक बार इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट पहला प्लेयर का रिकॉर्ड लिया है, ये पूरा एक प्लेयर का रिकॉर्ड है जिसमें इसका प्लेयर आईडी है, प्लेयर नेम है, प्लेयर आईडी है, बेस्ट स्कोर है और सेंचुरीज है ओडीआई। अभी यहाँ पे हम एंटर करते हैं, ये सेकंड प्लेयर का रिकॉर्ड आ गया, ये थर्ड प्लेयर का, और यहाँ पे फोर्थ प्लेयर, और फिर ये फिफ्थ प्लेयर। पांचों प्लेयर के रिकॉर्ड के बाद में इसने प्रिंट किया नल वैल्यू एनकाउंटर्ड। वो इसलिए क्योंकि जो उसके बाद वाला रिकॉर्ड था उसके लिए नेम अवेलेबल नहीं था, और वो जैसे ही नल को असाइन करने गया किसी वेरिएबल के अंदर, तो वहाँ पे एक एरर आया जो था एसक्यूएल स्टेट 222 तो उस केस में हमने एक फोर्सफुली मैसेज प्रिंट करा दिया नल वैल्यू एनकाउंटर्ड। बट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको और कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, या कोई और कर्सर चलाकर सिर्फ नेम को पिक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नल वैल्यू एनकाउंटर, और यहाँ पे एंटर कर दिया, दोनों के लिए नल वैल्यू एनकाउंटर प्रिंट हो गया। तो ये एक प्रोसेस था जिसके थ्रू हम राइट आउटर जॉइन का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ जॉइंस नहीं देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि कंडीशन कौन सी होती है। तो इस तरह से आप अगर कोई बैंकिंग डोमेन में वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपको एक टेबल आपके पास ऐसी है, कोई ट्रांजेक्शन टेबल जिसका रिकॉर्ड आपको रखना ही रखना है, हो सकता है उस ट्रांजेक्शन के डिटेल्स टेबल से आपको कुछ डेटा नहीं मिल रहा, तो भी आपको मेन जो फाइल है उसका डेटा रखना ही रखना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, राइट आउटर जॉइन का यूज़ कर सकते हो। तो जैसा आपका डोमेन है उस अकॉर्डिंग आप अपनी डेटा को फेच कर सकते हो, राइट आउटर जॉइन या लेफ्ट आउटर जॉइन लगा के। तो अभी तक हमने 3 टाइप के जॉइन देखे, इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, और इस सेशन में देखा राइट आउटर जॉइन। अगर आपने बाकी 2 सेशंस नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, और नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।